नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर। तो हमने स्टार्ट कर रखे इंडियन जीके और इंडियन जीके में हम क्या पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि तो प्राचीन भारत का इतिहास, उसको हम अपने वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। पहले भी कुछ टॉपिक्स करवाएं, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल शुरुआत से इसको करेंगे। आपको पता है दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज निकली है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाली है। इसके अलावा जो आपके एसएससी के एग्जाम्स रहेंगे, रेलवे के रहेंगे या फिर यूपीएससी के रहेंगे, उसके लिए भी जरूरी रहने वाली है। तो जो आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, उसमें हमने सोर्सेज स्टार्ट कर रखे हैं, यानी कि जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था पिछली वीडियो में। तो हमें पता है जो भारतीय इतिहास है उसके मेन सोर्सेज कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। जो आपके सोर्सेज कितने रहेंगे, मेन 3 सोर्सेज आपके रहने वाले हैं भारतीय इतिहास की। एक आपका रहेगा साहित्यिक साक्ष्य, यानी कि जो साहित्य है, जो हमारा प्राचीन साहित्य जिसमें हमारे धर्म ग्रंथ आ रहे हैं, वेद आ रहे हैं, उपनिषद आ रहे हैं, उससे हमें जो इतिहास के बारे में पता चल रहा है वो किसके अंतर्गत रखा, हमने साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत रखा है। फिर आपका विदेशियों के वृत्तांत, यानी कि जो विदेशी लोग भारत में समय समय पर आए, उन्होंने जो अपने भ्रमण वृत्तांत लिखे, तो उससे हमें जो भारत की स्थिति के बारे में पता चल रहा है वो हमारा विदेशियों के वृत्तांत के अंतर्गत रखा गया है। जो तीसरा है वो आपका रहेगा पुरातात्विक साक्ष्य, वही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी रहेगा। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत जो हमारी चीज़ें रहेंगी, जो हमें प्राप्त होती हैं जगह जगह से, जैसे सिक्के, अभिलेख, उनको भी हम शामिल करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला, पुरातात्विक साक्ष्य रहेगा, जिसे आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है। तो क्या है पुरातात्विक साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य, तो पुरातात्विक साक्ष्य पहले होते क्या है ये देखना। जो पुरातात्विक साक्ष्य आपके होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत साक्ष्य के माध्यम से जो है पुरातत्व विभाग है वो समय के बारे में पता लगा पाता है। जैसे कि सिक्के मिल गए तो वो सिक्कों की जांच करेगा, पता लगाएगा कि कितने साल पुराने हैं, और उस सिक्कों के माध्यम से जो सिक्कों के ऊपर अंकित है उनसे हमें पता लगेगा कि उस समय की व्यवस्था क्या थी, कौन शासक था और कैसी उसकी शासन व्यवस्था रहेगी, इस चीज़ का हमें पता लगेगा। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं पहले वो देखेंगे। एक आपके इनके अंतर्गत आएंगे सिक्के, एक आएंगे आपके अभिलेख, या फिर हम इनको शिलालेख भी बोल सकते हैं, या फिर स्तंभलेख भी हम इनको बोल सकते हैं। सिक्के, अभिलेख, स्मारक और भवन आएंगे, यानी कि जो आपके किले हैं प्राचीन कालीन और भवन है वो आपके इसके अंतर्गत रखे जाएंगे। फिर आपकी मूर्तियां आएंगी और फिर चित्रकला। ध्यान से देखिए, मेन सोर्सेज पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत क्या रहेंगे, सिक्के रहेंगे आपके। पहले तो जब प्राचीन कालीन सिक्के हैं जो हमें जगह जगह से मिले, तो उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता लग रहा है, तो उनको डिस्कस करेंगे। फिर अभिलेख या शिलालेख, पहले राजा क्या करते थे, बड़े बड़े शिलालेखों पर अपने जो उन्हें नई नई घोषणाएं करनी होती थी या फिर उनके कायदे कानून होते थे उनको अंकित करवा देते थे। तो जो वो मिले हैं उनके माध्यम से पुरातत्व जो वो अभिलेख और शिलालेख हैं उनको भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है वो हमारा स्मारक और भवन, यानी कि जो हमें प्राचीन किले बावड़ियाँ मिली, तो उससे हमें पता लगता है कि किस शासक ने ये बनवाए, क्यों बनवाए और किस समय काल में बनवाए, तो इस चीज़ के बारे में रहेगा। फिर आपकी मूर्तियाँ और चित्रकला, यानी कि जो हमारे प्राचीन काल की मूर्तियाँ मिली हैं वो, और फिर चित्रकला, जो समय की चित्रकला थी, जो कि हमें एलोरा की गुफाएं हैं और अजंता की गुफाएं हैं जिनका वर्णन हमें वहाँ पे मिलता है। तो अभी हम पुरातात्विक साक्ष्य में एक चीज़ को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिक्के। पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, सिक्के। तो सिक्कों से आपके हम लोग के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, सिक्के बहुत ही जरूरी रहने वाले हैं पुरातात्विक साक्ष्य में। तो क्या आपके सिक्के, तो आपके सिक्के जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले में ये पता होना चाहिए कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो पुरातत्व विभाग है उसको सिक्के मिल गए प्राचीन कालीन मान लीजिए, तो फिर उससे आपको वो टाइम पीरियड का पता लगा रहा है सिक्कों के माध्यम से कि कितने साल पुराने। तो जो ये प्रोसेस है इनका पता लगाने की, यानी कि जो इनके अध्ययन की प्रोसेस है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे न्यू मैथमेटिक्स। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, हम बोलेंगे न्यू मैथमेटिक्स। और हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं, मुद्रा शास्त्र भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मुद्रा शास्त्र, क्योंकि सिक्के क्या है, मुद्रा है। सिक्के क्या है, मुद्रा। तो मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका मुद्रा शास्त्र कहलाएगा। इसके बाद आपको प्राचीन काल में एक सिक्के मिले एक टाइप के, जिन्हें बोला जाता था आहत सिक्के। कौन से सिक्के बोला जाता था, आहत सिक्के को बोला जाता था, आहत सिक्के। आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। कैसे सिक्के बोला जाता है, पंचमार्क सिक्के। तो कंफ्यूज नहीं होना, आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के एक ही टर्म रहेगी।
तो पहले हमें पता होना चाहिए सिक्के होते क्या थे, यानी कि इनको आहत सिक्के क्यों बोला जाता था। आहत सिक्के कौन से होते थे? आहत सिक्के उन सिक्कों को बोला जाता था जो प्राचीन काल में सिक्के विद्यमान थे जिन पर केवल चिन्ह अंकित होते थे। क्या होते थे? सिर्फ चिन्ह, केवल चिन्ह अंकित होते थे, उन पर कोई नाम नहीं लिखा होता था, कोई शब्द नहीं लिखा होता था, सिर्फ केवल चिन्ह होते थे। जैसे किसी नाव का चिन्ह हो गया, या फिर किसी सम्राट की आकृति हो गई, या फिर कोई और चीज हो गई, वीणा हो गई। तो इस तरह की आकृतियां होती थी सिर्फ सिक्कों पर, उन्हें क्या बोला जाता था? आहत सिक्के बोला जाता था। तो आहत सिक्कों को जो आपके प्राचीन ग्रंथ रहेंगे, जो ऐतिहासिक ग्रंथ रहेंगे, उनमें इनको क्या बोला गया? कार्षापण बोला गया। प्राचीन ग्रंथों में इन सिक्कों को क्या बोला गया? कार्षापण बोला गया। जो आपके आहत सिक्के हैं इनको प्राचीन ग्रंथों में क्या बोला गया? कार्षापण बोला गया, क्योंकि ये जो उस समय पर सिक्के ज्यादातर क्या होते थे? चांदी के बने होते थे। ज्यादातर सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे, जिस कारण इनको क्या बोला गया? कार्षापण बोला गया। कहाँ पे बोला गया? प्राचीन ग्रंथों में बोला गया। तो ये आपके सिक्के थे। इसके बाद जो आपके जो शासकों क्या करते, मैंने बताया जो आपके आहत सिक्के थे उन पर केवल चिन्ह अंकित होते थे, तो उसमें चिन्हों में शासकों की आकृति भी आती है, यानी कि किसी राजा की फोटो, अगर किसी राजा का शासन है, उसके अपने शासनकाल में सिक्के चलाए और उस पर अपनी फोटो लगवा दी। तो शासकों की आकृति वाले सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया? आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि शासकों की आकृति वाले सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया है? हिंद यवन शासकों ने। हिंद यवन शासकों ने आपका क्या किया है? शासकों की आकृति वाले सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया। किसने? हिंद यवन शासकों ने। अब हिंद यवन शासकों के अंतर्गत वंश कौन से आएंगे? कौन कौन से राजाओं के वंश आएंगे? इसमें आप क्या आएंगे? शक, पहलव और कुषाण। शक, पहलव और कुषाण ये आपके क्या रहेंगे? हिंद यवन शासकों के अंतर्गत आएंगे। और प्राचीन ग्रंथ में इनको क्या बोला गया? कार्षापण बोला गया। जबकि शक, पहलव और कुषाण वंश है, इनका तो जो आपका जितना भी इतिहास है, जितना भी हमें इन वंशों के बारे में पता चला वो हमें किसके माध्यम से पता चला? सिक्कों के माध्यम से ही पता चला। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि सिक्के क्या रहेंगे? हमारे बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहने वाले हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा, एक आपकी टर्म आएगी सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा की और सर्वाधिक मात्रा में जो अधिक स्वर्ण मुद्राएं इनकी। तो इससे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो पहले समझ लेंगे इसको क्या होता है। क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने चलाई? सर्वाधिक शुद्ध यानी कि क्वालिटी की बात हो रही है, स्वर्ण यानी कि सोने की। तो हमें पता है सोना 24 कैरेट पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, और 22 कैरेट पे भी इसको शुद्ध माना जाता है, क्योंकि 24 कैरेट पे सोना क्या होता है? तरलावस्था में होता है, लेकिन 22 कैरेट में उससे हम आभूषण बना सकते हैं। तो जो सर्वाधिक शुद्ध, जो क्वालिटी है, जो बिल्कुल प्रॉपर क्वालिटी की जो सिक्के चलाए, किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए, कुषाण वंश ने चलाए सर्वाधिक शुद्ध। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण वंश ने चलाई, यानी कि कुषाण जो शासक थे उन्होंने चलाई सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? शुद्ध में क्वालिटी की बात हो रही है। किस चीज की हो रही है? क्वालिटी। तो सर्वाधिक शुद्ध किसने चलाई? कुषाणों ने। कुषाण क्या थे? हिंद यवन शासकों के अंतर्गत आते थे। इसके बाद है सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि सर्वाधिक अधिक स्वर्ण मुद्राएं। सर्वाधिक अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ये चलाई आपके गुप्तों ने। जो गुप्त वंश है उसके शासकों ने सर्वाधिक अधिक, यानी कि क्वांटिटी की बात हो रही है, मात्रा में सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए हैं? गुप्तों ने चलाए हैं। अधिक में यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है। तो शुद्ध किसने चलाए? कुषाणों ने। और मात्रा में अधिक किसने चलाए हैं? गुप्तों ने सिक्के चलाए हैं। एक क्वेश्चन आपका बनता है रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन सिक्के कौन से सिक्के रहेंगे आपके? रोमन सिक्के। जबकि रोमन सिक्के वो आपको कहाँ से प्राप्त हुए? अरिकामेडू से। अरिकामेडू से रोमन सिक्के आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकामेडू से प्राप्त हुए। अरिकामेडू एक जगह का नाम है जहाँ से आपको क्या कैसे सिक्के मिले? रोमन सिक्के मिले हैं। तो सिक्के से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। सिक्कों के बाद जो नेक्स्ट पुरातात्विक साक्ष्य हमारा रहेगा वो रहेंगे अभिलेख, शिलालेख, या फिर हम इनको स्तंभलेख भी बोल सकते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, इसमें हम सभी अभिलेखों की डिस्कस करेंगे। जो मेन हमारे अभिलेख रहेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभिलेख और शिलालेख जो हमारे नेक्स्ट रहेंगे। अभिलेख, इसको हम शिलालेख भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको स्तंभलेख भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, पत्थरों पर, स्तंभों पर इनको उत्कीर्ण करवाया जाता था। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा।
तो इसमें हम सभी अभिलेखों को डिस्कस करेंगे। जो पहला अभिलेख हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा बोगुजकोई अभिलेख। बोगुजकोई अभिलेख। तो आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा भी इसी अभिलेख से बनेंगे। कौन से अभिलेख से? बोगुजकोई अभिलेख से। जो आपका बोगुजकोई अभिलेख है ये आपका सबसे प्राचीनतम अभिलेख रहेगा। कैसा अभिलेख रहेगा? प्राचीनतम अभिलेख रहेगा, यानी कि भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख क्या रहेगा? आपका बोगुजकोई अभिलेख रहेगा। इसका समय क्या रहेगा? 1400 ईसा पूर्व। इसका समय रहेगा आपका 1400 ईसा पूर्व का, यानी कि इस समय पर इसका निर्माण हुआ। कौन से अभिलेख का? बोगुजकोई अभिलेख का। और कैसा अभिलेख है? सबसे प्राचीन। एक इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? एशिया माइनर। जो आपका बोगुजकोई अभिलेख इसको क्या बोला जाता है? एशिया माइनर भी इसको बोला जाता है, एशिया माइनर। आपके बोगुजकोई अभिलेख को क्या माना जाता है? एशिया माइनर इसको माना जाता है। फिर इसमें क्वेश्चन उठता है कि इस अभिलेख में किस चीज का वर्णन है, यानी कि इस अभिलेख में क्या बताया गया? तो इस अभिलेख में बताया गया है जो आर्य थे, जिसके हम यानी कि वंशज यानी कि आर्य हमारे क्या थे? पूर्वज थे। वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। वो कहाँ से होकर आए थे? ईरान से होकर आए थे। आर्य कहाँ से होकर आए थे? आर्यों का संबंध कहाँ से रहेगा? मूल निवासी कहाँ के रहेंगे? ईरान से होकर आए थे, लेकिन भारत के मूल निवासी ये नहीं रहेंगे। तो इस चीज का वर्णन हमें कहाँ से मिल रहा है? बोगुजकोई अभिलेख से हमें इसका वर्णन मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिलेख रहेंगे वो हमारे महास्थान और सागोरा अभिलेख। नेक्स्ट अभिलेख हमारे कौन कौन से? महास्थान तथा सागोरा के अभिलेख रहेंगे। तो पहले हमारा यही से क्वेश्चन बनता है कि महास्थान तथा सागोरा अभिलेख का संबंध किससे, यानी कि किस राजा का वर्णन है इसमें? तो इसमें वर्णन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का। किसका वर्णन इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन है। जो आपका महास्थान और सागोरा अभिलेख इसका किसका वर्णन? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन इसमें रहेगा। जो आपका महास्थान अभिलेख है इसमें वर्णन है सूखे से पीड़ित प्रजा का। किसका? सूखे से पीड़ित प्रजा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सूखा पड़ा था, जो उससे प्रजा पीड़ित हुई थी, उसका वर्णन आपका कहाँ आएगा? महास्थान अभिलेख में रहेगा। और जो आपका सागोरा अभिलेख है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो शासन व्यवस्था थी, जो उसमें आपकी शासन व्यवस्था मौर्य प्रशासन था, उसके बारे में हमें पता चला कि इस अभिलेख से, सागोरा अभिलेख से पता चल रहा है। और दोनों अभिलेखों का संबंध किस शासक से है? चंद्रगुप्त मौर्य से इनका संबंध रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे अभिलेख वो है प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट अभिलेख हमारा क्या रहेगा? प्रयाग प्रशस्ति। बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल ध्यान से करना हमें। प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में एक प्रशस्ति है, क्या एक प्रशस्ति उत्कीर्ण करी गई है, और इस प्रशस्ति का निर्माण सबसे पहले किसने किया? राजकवि हरिसेन ने किया। इस प्रशस्ति का निर्माण किसने किया? राजकवि हरिसेन ने। और जो ये हरिसेन था ये किसका राजकवि था? तो हरिसेन राजकवि किसका था? सम्राट समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का ये क्या था? राजकवि था। कौन? हरिसेन। हरिसेन किसका राजकवि रहेगा? समुद्रगुप्त का। तो इस पर जो हरिसेन है इसने किस प्रशस्ति का उत्कीर्ण किया था? हरिसेन ने ये प्रशस्ति निर्माण की थी, और इस पे समुद्रगुप्त की प्रतिमा थी, यानी कि समुद्रगुप्त का इस पे फोटो लगा हुआ था। तो ये प्रशस्ति कहाँ पे? आपकी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पे है। तो इसका सीधा सीधा संबंध यहाँ से भी रहेगा। तो समुद्रगुप्त से प्रशस्ति संबंधित रहेगी। निर्माण किसने किया? इसका हरिसेन ने किया। और जो आपका अभिलेख है पूरा प्रयाग प्रशस्ति, इसका निर्माण किसने किया? सम्राट अशोक ने इसका निर्माण किया। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिलेख है वो हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है इसका निर्माण करवाया कलिंग शासक खारवेल ने। किसने? खारवेल ने इसका निर्माण करवाया। खारवेल। और खारवेल कहाँ का शासक रहेगा? कलिंग, यानी कि वर्तमान में जो उड़ीसा उसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? कलिंग। तो कलिंग शासक खारवेल ने किस अभिलेख का निर्माण करवाया? हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण करवाया। किसने? खारवेल ने। तो जो आपका सम्राट अशोक हैं तो इन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। अब इस अभिलेख में वर्णन किस चीज का, यानी कि इस अभिलेख में क्या लिखा गया? तो इस अभिलेख में बताया गया जो शासक खारवेल था जिसने इसका निर्माण करवाया, ये क्या था? जैन मतावलंबी था। जैन
मतावलंबी था ये आपका शासक जो खारवेल था। कैसा शासक था? जैन मतावलंबी। इसके कुछ पॉइंट्स क्या थे, मतलब कि कुछ इसका दृष्टिकोण किसकी तरफ रहेगा? जैन धर्म की तरफ रहेगा। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा है? हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका उल्लेख हमको मिल रहा है। और किसने बनवाया? शासक खारवेल ने बनवाया। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिलेख है वो हमारा नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख रहेगा? अभी हमारा नासिक अभिलेख रहेगा। नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख का संबंध रहेगा गौतमीपुत्र शतकर्णी से। किससे? गौतमीपुत्र शतकर्णी। जब नासिक अभिलेख है इसका संबंध किससे रहेगा? गौतमीपुत्र शतकर्णी से रहेगा। यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया? शतकर्णी ने इसका निर्माण करवाया। तो इसमें हमें किस चीज का पता चला? जब का नासिक अभिलेख इससे हमें किस चीज का पता लग रहा है? इसमें इसको शतकर्णी को दो नामों से बताया गया। शतकर्णी के दो नामों को पुकारा गया। एक तो इसको बोला गया अद्वितीय ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण। शतकर्णी को एक नाम दिया गया अद्वितीय ब्राह्मण, और एक इसको बोला गया ब्राह्मणों का संरक्षक, ब्राह्मणों का संरक्षक। यानी कि जब का नासिक अभिलेख है इसमें शतकर्णी के दो नाम आए। कौन से? एक तो अद्वितीय ब्राह्मण आया, एक ब्राह्मणों का संरक्षक इसको बोला गया, और उसको किसने करवाया? शतकर्णी ने। तो जो आपका नासिक अभिलेख इससे हमें क्या पता लग रहा है? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पता लग रहा है कि जो शतकर्णी था वो क्या था? स्वयं भी एक ब्राह्मण था। इस चीज से ये हमें किससे पता लग रहा है? नासिक अभिलेख से पता लग रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख। जब का गिरनार अभिलेख है इसका निर्माण किसने करवाया? रुद्रदामन ने इसका निर्माण करवाया। रुद्रदामन। आपसे अगर संबंध पूछा जाए तो भी ये रुद्रदामन से संबंधित रहेगा, और निर्माण भी किसने करवाया? रुद्रदामन ने इसका निर्माण करवाया है। किसका? गिरनार अभिलेख का। तो गिरनार अभिलेख में चर्चा किस चीज की गई है? तो गिरनार अभिलेख में चर्चा की गई है सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की। एक झील है सुदर्शन झील, जो कि सुदर्शन झील है, इसके जीर्णोद्धार का वर्णन कहाँ किया गया है? गिरनार अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। तो गिरनार अभिलेख का निर्माण करवाया रुद्रदामन ने, और चर्चा किस चीज की? सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार की इसमें चर्चा की गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट है भित्री अभिलेख। इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ध्यान से करना है। भित्री अभिलेख कौन सा अभिलेख रहेगा आपका? अभी नेक्स्ट भित्री अभिलेख। तो भित्री अभिलेख का पहले तो मैं देखना कि निर्माण किसने करवाया। तो भित्री अभिलेख का निर्माण करवाया स्कंदगुप्त ने। किस शासक ने करवाया? स्कंदगुप्त ने इसका निर्माण करवाया। तो स्कंदगुप्त किस वंश का शासक था? ध्यान से देखना, गुप्त इसके पीछे आ रहा था। किस वंश का शासक था ये? गुप्त वंश का शासक था। कौन? स्कंदगुप्त। और इसने किसका निर्माण करवाया? भित्री अभिलेख का इसने निर्माण करवाया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बनेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इसमें चर्चा किस चीज की है? हुनों के आक्रमण की चर्चा है। किसकी चर्चा है? हुनों के आक्रमण की। इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में एक जाति होती थी। कौन सी? हुन। हुन एक जाति होती थी जो बार बार आक्रमण करती थी। तो हुनों के आक्रमण की सबसे पहली चर्चा हमें कहाँ से मिल रही है? भित्री अभिलेख से हमें इसकी चर्चा मिल रही है। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि हुनों के आक्रमण की चर्चा हमें सर्वप्रथम कहाँ से मिली? तो कहाँ से मिली? हमें भित्री अभिलेख से मिल रही है। और भित्री अभिलेख का उत्कीर्ण किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने उत्कीर्ण करवाया। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिलेख है वो हमारा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख। जबकि एरन अभिलेख है इसका निर्माण करवाया भानुगुप्त ने। कौन से शासक ने? भानुगुप्त ने। एरन अभिलेख का निर्माण किसने करवाया? भानुगुप्त ने। दोनों ही गुप्त वंश के शासक रहेंगे, भानुगुप्त और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने निर्माण करवाया भित्री अभिलेख का, और एरन अभिलेख का निर्माण करवाया भानुगुप्त ने। और दोनों ही अभिलेख बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। तो एरन अभिलेख में किस चीज की चर्चा है? एरन अभिलेख में प्रथम साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य में यहाँ से मिलता है। कहाँ से? एरन अभिलेख से। तो पहले हमें ये पता लगाना कि सती प्रथा होती क्या थी। तो सती प्रथा क्या होती थी? प्राचीन काल में एक प्रथा प्रचलित थी, इसको हम कुरीति भी बोल सकते हैं। कि क्या होता था? अगर किसी औरत का पति मर जाता था, किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो समाज क्या करता था? उस औरत को जिंदा जला देता था, यानी कि उसकी जिंदा चिता बना दी जाती थी। इसमें उसकी औरत की मर्जी के बारे में नहीं पूछा जाता था। एक कुरीति थी जिसका बाद में आज़ादी के टाइम पर हमारे समाज सुधारक हुए, जैसे राजा राममोहन राय आए,
और इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती आए इन्होंने इसका विरोध किया और आज के टाइम पर यह प्रथा विद्यमान नहीं है। बहुत ही गंदी प्रथा थी सती प्रथा। तो इसका उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा है? सबसे पहले एरन अभिलेख में इसका हमें उल्लेख मिलेगा। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? एरन अभिलेख में। किसने बनवाया इसको? भानुगुप्त ने बनवाया। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेंगे हमारे दो अभिलेख रहेंगे, एक ग्वालियर प्रशस्ति रहेगा आपका, इसके बाद आपके दो अभिलेख हो रहे हैं, एक है ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, इसका निर्माण करवाया भोज परमार ने। कौन से राजा ने? भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया। कौन से अभिलेख का निर्माण करवाया? ग्वालियर प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया? भोज परमार ने। इसके बाद एक नेक्स्ट अभिलेख जो हमारा रहेगा वो है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, जब का ऐहोल अभिलेख है इसका निर्माण करवाया पुलकेशिन द्वितीय ने। कौन सा शासक ने? पुलकेशिन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। कौन से अभिलेख का निर्माण करवाया है? ऐहोल अभिलेख का निर्माण करवाया। इसके बाद एक शासक होंगे अशोक, सम्राट अशोक, जो कि पूरी हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। उन्होंने सबसे ज्यादा अभिलेखों का निर्माण करवाया। उनके 14 शिलालेख है। कुल कितने शिलालेख रहेंगे? 14 शिलालेख रहेंगे सम्राट अशोक के। जो 13वां अभिलेख या शिलालेख है, इससे हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। जो 13वें अभिलेख में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके बाद युद्ध न करने की ठान ली थी। किसने? सम्राट अशोक ने। बाद में सम्राट अशोक के में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पुरातात्विक साक्ष्य हमारे रहेंगे, अभिलेख हमारे हो गए अब हमारे स्मारक और भवन। कौन से रहेंगे? नेक्स्ट पुरातात्विक साक्ष्य हमारे रहेंगे स्मारक भवन। स्मारक भवन, इसके अंतर्गत हम किलों को शामिल करते हैं। जो प्राचीन किले हैं, किस शासक ने बनवाए, क्यों बनवाए, कौन सी खुशी में बनवाए, किस मतलब कि कोई बेगम थी उसके उसमें बनवाया, फिर कुछ और था, तो वो हमें स्मारक भवन इनसे पता लगता है। तो ये भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इनमें एक आता है स्तूप। क्या आता है? आपका स्तूप आता है। और स्तूप की पहली चर्चा आपको कहाँ से मिलेगी? ऋग्वेद से मिलेगी। स्तूप की प्रथम चर्चा कहाँ मिल रही है? आपको ऋग्वेद में मिल रही है। स्तूप की पहली चर्चा कहाँ मिलेगी? ऋग्वेद में मिलेगी। ऋग्वेद के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपके ऋग्वेद से जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। आप चाहे फिर कितना ही छोटे लेवल का एग्जाम देना, चाहे फिर बड़े लेवल का एग्जाम देना, आपका ऋग्वेद से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो स्तूप की पहली चर्चा हमें कहाँ मिल रही है? ऋग्वेद में हमें इसकी चर्चा मिल रही है। इसके बाद एक जगह रहेगी कुम्हराहार, जबकि कुम्हराहार जगह ये कहाँ स्थित रहेगी? बिहार में स्थित रहेगी। और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके राजा प्रसाद के अवशेष मिल रहे हैं, यानी कि जो उसकी महल वगैरह है इसके अवशेष हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कुम्हराहार से मिल रहे हैं। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के अवशेष मिल रहे हैं। राजा प्रसाद के अवशेष हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कुम्हराहार से मिल रहे हैं। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष कहाँ से मिलेंगे? कुम्हराहार से मिलेंगे। जो सम्राट अशोक है इन्होंने भी निर्माण करवाया, स्तूपों का निर्माण इन्होंने बहुत ज्यादा करवाया था। एक इन्होंने गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो इन गुफाओं से हमारे क्वेश्चन बनते। तो अब सम्राट अशोक ने कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया है? 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। किसने करवाया? सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया। कितनी गुफाओं का? 3 गुफाओं का। कहाँ करवाया इन गुफाओं का निर्माण? करवाया इन्होंने बराबर की पहाड़ी में। कौन सी पहाड़ी? बराबर की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या रहेगा? बराबर की पहाड़ी में इन्होंने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी आपकी गुफा कौन कौन सी रहेंगी? एक तो आपकी रहेगी सुदामा गुफा। एक आपकी कौन सी गुफा रहने वाली है? सुदामा गुफा रहेगी। एक रहेगी आपकी करण चौपड़ और एक आपकी रहेगी विश्व झोपड़ी। कौन सी रहेगी? विश्व झोपड़ी। तो सम्राट अशोक ने कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया? 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। कौन कौन सी? सुदामा गुफा, करण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। कहाँ करवाया? बराबर की पहाड़ी में। और ये गुफाएं किसको मतलब कि किसके लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था? आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए। किस संप्रदाय के लिए? आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय के जो साधु थे उनके लिए इन गुफाओं का निर्माण करवाया। किसने? सम्राट अशोक ने इनका निर्माण करवाया। इसके बाद आपके सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी होंगे दशरथ।
वो वाले राजा दशरथ नहीं, जो श्री राम के पिताजी थे। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन रहेंगे? आपके दशरथ रहेंगे। उन्होंने भी 2 गुफाओं का निर्माण करवाया और आजीविक संप्रदाय को सौंपा। किसने? दशरथ ने। दशरथ कौन रहेंगे? पहले तो सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी रहेंगे। और कितने गुफाओं का निर्माण करवाया इन्होंने? 2 गुफाओं का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया इन गुफाओं का निर्माण? इन्होंने करवाया नागार्जुनी पहाड़ी में। उन्होंने कहाँ करवाया था? बराबर की पहाड़ी में। इन्होंने कहाँ करवाया? नागार्जुनी पहाड़ी में 2 गुफाओं का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? नागार्जुनी पहाड़ी में करवाया है। इनकी दोनों गुफाओं के नाम क्या रहेंगे? एक तो रहेगी लोमश ऋषि, लोमश ऋषि, और दूसरी रहेगी गोपिका। दशरथ ने 2 का निर्माण करवाया, नागार्जुनी पहाड़ी में करवाया। कौन कौन सी? लोमश ऋषि और गोपिका गुफा। और किसे सौंप दिया? आजीविक संप्रदाय को इन्होंने सौंप दिया। इसके बाद 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके मंदिरों से, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित रहेंगे। इनसे आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एक आपका अंकोर वाट मंदिर है। कौन सा मंदिर रहेगा आपका? अंकोर वाट मंदिर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि अंकोर वाट मंदिर स्थित कहाँ पे है? तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित रहेगा? कंबोडिया में स्थित रहेगा। ये कंबोडिया में। कहाँ पे स्थित रहने वाला अंकोर वाट मंदिर स्थित रहेगा? आपका कंबोडिया में स्थित रहेगा। इसके बाद एक और मंदिर रहेगा बोरोबुदुर मंदिर। यहाँ पे स्टैटिक जीके के अनुसार भी बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले रहेंगे मंदिर दोनों। बोरोबुदुर मंदिर, तो ये आपका बोरोबुदुर मंदिर है, ये स्थित रहेगा जावा में। कहाँ स्थित रहेगा? जावा में स्थित रहेगा। दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित रहेंगे? दोनों मंदिर संबंधित रहेंगे बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से इनका संबंध रहेगा। और कब बने? जो आपका ये बोरोबुदुर मंदिर है, ये 9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ। कौन सी सदी में इसका निर्माण हुआ? 9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। कौन से का? बोरोबुदुर मंदिर का। दोबारा देखिए, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित रहेगा? कंबोडिया में। और बोरोबुदुर मंदिर कहाँ रहेगा? जावा में स्थित रहेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पुरातात्विक साक्ष्य है वे है मूर्तियां और चित्रकला, जिससे हमें पता लग रहा है इतिहास के बारे में। जो आपका नेक्स्ट रहेगा वो है मूर्ति और चित्रकला। मूर्तियां और चित्रकला। मूर्ति और चित्रकला का क्या हमें पता है? प्राचीन कालीन कुछ मूर्तियां हमें मिलती है, जिससे हमें पता चलता है धर्म के बारे में कि उसमें धार्मिक स्थितियां कैसी थी। अब चित्रकला के माध्यम से भी हमें उस समय के बारे में पता चल जाता है जिसमें हम नहीं थे। तो बौद्ध प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई? पहला क्वेश्चन तो हमारे यहीं से बन जाता है कि बौद्ध प्रतिमाएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो बौद्ध प्रतिमाएं हमें मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिमाएं थी, ये मिली हमको बरहुत, बोध गया और सांची। सांची आपका मध्य प्रदेश में रहेगा। सांची के स्तूप आपको पता कहाँ स्थित रहेंगे? मध्य प्रदेश में रहेगा। और आपका बोध गया है, ये आपका रहेगा बिहार में। तो बरहुत, बोध गया, सांची, ये 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ से हमको बौद्ध प्रतिमाएं ज्यादातर प्राप्त हुई हैं। एक आपकी होती है मूर्ति निर्माण की शैलियाँ। उस समय पर कौन कौन सी शैलियाँ प्रचलित रहेंगे? मूर्ति निर्माण की शैलियाँ। मूर्ति निर्माण शैलियाँ, तो कौन कौन सी शैलियाँ उस समय पर प्रचलित थी उनके बारे में डिस्कस करना है, जिसमें मूर्ति निर्माण किया जाता था। एक तो थी आपकी गांधार निर्माण कला। 2 थी आपकी मुख्य। एक तो गांधार निर्माण कला थी, दूसरी थी आपकी मथुरा निर्माण कला। मथुरा निर्माण कला। तो मूर्ति निर्माण की कितनी शैलियाँ प्रचलित थी उसमें पर? 2 शैलियाँ प्रचलित थी, गांधार निर्माण कला और दूसरी थी मथुरा निर्माण कला। जो मंदिरों के उत्तर भारत में जो मंदिरों के निर्माण की कौन सी शैली प्रचलित रहेगी? आपकी नागर शैली प्रचलित रहेगी। मंदिर निर्माण की कौन सी शैली रहेगी? आपकी नागर शैली रहेगी। मंदिर निर्माण की शैली रहेगी आपकी नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में ज्यादातर प्रचलित थी। दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली प्रचलित थी। दक्षिण भारत में कौन सी थी? द्राविड़ शैली थी। नागर शैली रहेगी आपकी उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में रहेगी द्राविड़ शैली। द्राविड़ शैली कौन से भाग में रहेगी? दक्षिण भारत में रहेगी। तो मूर्ति निर्माण की गांधार निर्माण कला थी और मथुरा निर्माण कला शैलियाँ प्रचलित थी।
और मंदिर निर्माण की नागर शैली थी, ये आपकी जो रहेगी उत्तर भारत में रहेगी, और द्राविड़ शैली आपकी रहेगी दक्षिण भारत में रहेगी। जहाँ का अजंता की गुफाएं हैं उनके चित्र क्या रहेंगे, प्रथम शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक के चित्र हमें मिले हैं। जो आपके अजंता की गुफाएं बहुत फेमस रहेंगी इसकी चित्रकला। तो जो चित्रकला है एक तो पहली सदी से शुरू होकर 9वीं सदी तक के चित्र उसमें मिलते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक पुरातात्विक साक्ष्य था। उसमें जो है पुरातत्व की जो मुख्य साक्ष्य थे वो हमने डिस्कस किए। ये हमारा जो सोर्सेज वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो हमारा सिंधु सभ्यता रहेगा, और उससे पहले जो हमारा रहने वाला है वो हमारा प्रागैतिहासिक रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।